फेट मैप्स, संभाव्यता आरेख, भवितव्यता आरेख। फेट मीन्स होता है डेस्टिनी, भाग्य। मैप्स मीन्स आरेख बनाना, नक्शा बनाना या कोई डायग्राम बनाना जो कि फेट के बारे में बता सके। तो फेट मैप्स से तात्पर्य है यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम है जो एग का और ब्लास्टुला का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उसमें निर्मित होने वाली प्रत्येक कोशिका या क्षेत्र का आगे आने वाले डेवलपमेंट में क्या रोल होगा, क्या उसका भविष्य होगा। Fate maps are essential tool in most embryological experiments। ये जो फेट मैप्स हैं काफ़ी आवश्यक टूल हैं जितने भी एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें। अनुसंधानकर्ताओं को जानकारी मिलती है कि एम्ब्रियो या भ्रूण का कौन सा भाग, कौन सा क्षेत्र आगे भविष्य में बनने वाले लार्वा या एडल्ट के कौन से अंग का निर्माण करेगा। Fate map is a diagrammatic representation of the prospective fate of each part of an embryo at an early stage of development. Embryonic regions with a distinct fate are called primordia or rudiments. Embryonic regions जिनका अपना अपना अलग अलग फेट है उनको प्रिमोर्डिया या रूडिमेंट्स कहा जाता है। द फेट ऑफ ईच सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इज मैप्ड ऑन टू द एम्ब्रियो, शोइंग विच पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू विच टिश्यू। ये एक एम्फीबियन फेट मैप को दर्शाती हुई स्लाइड है और ये वेरी अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज की है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स से कौन कौन सा ऑर्गन एरिया आगे बनेगा वो दर्शाया गया है। प्रिजम्पटिव नॉन न्यूरल एक्टोडर्म, प्रिजम्पटिव कॉर्डा मेसोडर्म, ग्रे क्रीसेंट से प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म, प्रिजम्पटिव सोमाइट मेसोडर्म, प्रिजम्पटिव अदर एंडोडर्म, प्रिजम्पटिव हेड एंडोडर्म और प्लास्टोपोर, प्रेजेम्पटिव हेड मेसोडर्म, प्रेजेम्पटिव सोमाइट मेसोडर्म। ब्लास्टोपोर एक छिद्र है, होता है ब्लास्टोपोर से आगे चल कर के माउथ भी बन सकता है और एनस भी बन सकता है। जिनमें माउथ बनता है ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया और जिनमें एनस बनता है वो आते हैं ड्यूटोरोस्टोमिया के अंतर्गत। तो ये एक एम्फीबियन अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज एम्ब्रियो की उसमें फेट मैप किया गया है, उसका ये डायग्राम है। बहुत से ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जैसे एसिडियंस हैं, कुछ एनेलिड्स हैं, एम्फियोक्सस है, कुछ मोलस्क हैं और फ्रॉग भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो उनमें अंडाणु का साइटोप्लाज्म नेचुरली डिस्टिंक्टिव रीजन्स में विभाजित होता है, अलग अलग विभेदकीय क्षेत्रों में विभाजित होता है और उनका हैविंग नेचुरल कलर डिफरेंसेस, उनमें अपना अपना कलर डिफरेंस होता है अपना अपना। जैसे कि अपर हेमीस्फीयर, ओवम का अपर हेमीस्फीयर है, उसमें प्रोटोप्लाज्म लाइट होता है, हल्के कलर का होता है। क्रीसेंटिक पोस्टेरोवेंट्रल रीजन है वो येलो कलर का होता है। क्रीसेंट्रिक एंटेरोडोर्सल रीजन है वो ग्रे कलर का होता है एंड वेजिटेटिव एरिया वो डार्क ग्रे कलर का होता है। इस तरीके से स्टाइलिया के ओवम में, उसके एम्ब्रियो में हम देख सकते हैं।
तो ये नेचुरली जो डिफरेंशियल पिगमेंटेशन है उसकी वजह से वो क्षेत्रों के द्वारा, सेल्स के द्वारा, टिश्यूज़ के द्वारा भविष्य में किन रीजन्स का निर्माण होगा, इसके बारे में संभावना जताना और उनके फेट मैप्स को बताना आसान होता है। और इससे हमें कंप्लीट सेल लाइनेजेस भी मिल जाता है कि कौन कौन सी सेल आगे जाके किस लाइनेज में जाएगी। जैसे कि ऊपर वाला जो क्लियर और हल्के कलर वाला जो रीजन है और वो जो प्रोटोप्लाज्म है उससे आगे चल करके एपिडर्मल एक्टोडर्म बनती है। इसी प्रकार से पीले कलर का क्रीसेंट शेप जो रीजन है उससे मीजोडर्म, और ग्रे क्रीसेंट रीजन से न्यूरल एक्टोडर्म का निर्माण होता है। वहीं डार्क ग्रे वेजिटेटिव रीजन जो हमने लिया था चौथा, उससे आगे चलकर एंडोडर्म बनती है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये अपने अपने प्रोस्पेक्टिव ऑर्गन रीजन्स हैं और उनसे हमें प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म, प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड और प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, इन सभी के बारे में जानकारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा प्रस्तुतिकरण, द रिप्रेजेंटेशन शोइंग द फेट ऑफ ईच पार्ट of an early embryo is called a fate map. The representation showing the fate of each part of an early embryo is called a fate map. भवितव्यता आरेख। और अर्ली एम्ब्रियो में स्टेज हम देखेंगे तो हमारा लेट ब्लास्टुला स्टेज या अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज होगी। इस स्टेज में फेट मैप्स बनाए जाते हैं, फेट मैप्स का निर्माण किया जाता है। अब नेचुरल के अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप्स बाय आर्टिफिशियल मार्किंग्स भी किया जा सकता है, यानी कृत्रिम रूप से कुछ ऐसे पिगमेंट्स और स्टेन्स के द्वारा भी मार्किंग करके और हम फेट मैप्स बना सकते हैं, जिससे कि हमें ये सुविधा रहेगी कि ये जानकारी करने में कि कौन सा रीजन से कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, कौन सी सेल्स किस लाइनेज में जाएगी, ये हमें जानकारी मिल जाती है। और इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल मार्कर्स और उनके द्वारा आर्टिफिशियल डिमार्केशन करके और फेट मैप्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके लिए निम्न मेथड्स को काम में लेते हैं। पहला है वाइटल स्टेनिंग मेथड। इसका वॉक्ड जूलॉजिस्ट ने इसको डिवाइस किया था और इसमें वाइटल स्टेनिंग प्रोसीजर काम में लिया जाता है। और इस मेथड में स्टेनिंग करने के लिए जो वाइटल डाइज काम में ली जाती हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं नाइल ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड, बिस्मार्क, ब्राउन। ये कुछ वाइटल डाइज हैं जो कि साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए काम में ली जाती हैं वाइटल स्टेनिंग मेथड में। इन डाइज से ये लाभ है कि ये साइटोप्लाज्म को किसी प्रकार की इंजरी नहीं करती हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और बिना इंजरी के ये उनको साइटोप्लाज्म को स्टेन कर सकती है। इसके अलावा ये डाइज जो होती हैं एगर में डिफ्यूज़ भी हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसी वजह से जो एगर के संलग्न में या उनके निकट में समीपस्थ कोई पार्ट, सेल्स, एम्ब्रियोज की रखी जाएं तो उनमें भी बड़ी आसानी से ये डिफ्यूज़ हो जाती है और वहाँ तक ये पहुँच जाती है और इस प्रकार एम्ब्रियो के विभिन्न भागों को इससे अभिरंजित किया जा सकता है। क्योंकि एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स पर वाइटल डाइज के द्वारा स्टेन किए गए अगर पीसेस को रखें तो वो भाग अभिरंजित हो जाएंगे वाइटल डाइज के द्वारा, वाइटल स्टेन्स के द्वारा, और वहाँ पर बड़ी आसानी से उनके फेट मैप्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो भी इन वाइटल डाइज के लिए पारगम्य होती है। तो अगर हम पूरे एम्ब्रियो को अभिरंजित करना चाहते हैं तो भी हम बड़ी आसानी से वाइटल डाइज के द्वारा
वाइटल स्टेन्स के द्वारा ये उसको अभिरंजित कर सकते हैं। और ये जो वाइटल स्टेन्स होते हैं ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसके मेटाबॉलिज्म में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट कैरी ऑन होता रहता है एम्ब्रियो में। तो इस वजह से भी वाइटल डाइज को आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वाइटल डाइज के द्वारा स्टेन्ड सेल्स हैं एम्ब्रियो की, डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो में, और फिर जब आगे ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रुला बनेगा और गैस्ट्रुलेशन के दौरान जब ब्लास्टोमियर्स की मूवमेंट होगी तो वो जो स्टेन्ड सेल्स हैं उनमें मूवमेंट होगी और वो जो डिफरेंट शेप लेंगी और डिफरेंट लोकेशन पर सेट होंगी। तो इससे बड़ी आसानी से हमें जो है फ्यूचर के स्टेट एरिया पता चल जाएंगे, सेल्स का माइग्रेशन वो दिखाई दे जाएगा और उससे बनने वाले प्रोस्पेक्टिव पोजीशंस और ऑर्गन्स भी पता चल जाएंगे। इसमें जो डाइज हम काम में लेते हैं वाइटल स्टेनिंग मेथड में, जो डाइज हैं वो फैलती भी नहीं है और इसी वजह से ये हमने जिस सेल के लिए काम में लेना है वहाँ पर लोकलाइज्ड रहती हैं, या उस साइटोप्लाज्मिक एरिया में या उस सेल में लोकलाइज्ड रहती हैं और पूरा जो सीन है वो ख़राब नहीं होता है। तो वॉकट ने सबसे पहले इनका उपयोग करके, इन डाइज का उपयोग करके फेट मैप बनाए थे। और ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं फ्यूचर की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और उनकी पोजीशन क्या है प्रेजेंटिव न्यूरल ट्यूब में, नोटोकॉर्ड में, फ्रॉग के एम्ब्रियो के लिए काम में लिया था। इसके अलावा आजकल जो है टीलियोस्ट फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के लिए भी इनको वाइटल डाइज को काम में लिया जा चुका है। दूसरा जो मेथड है, मार्किंग मेथड है, कार्बन पार्टिकल मेथड। स्प्रैट ने इसको डिवाइस किया था एम्ब्रियो की सेल्स को मार्क करने के लिए। इसमें कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को या कणों को एम्ब्रियो की सरफेस पर अप्लाई किया जाता है और ये कार्बन पार्टिकल्स कोशिकाओं की सरफेस पर चिपक जाते हैं और ये चिपके हुए कार्बन पार्टिकल्स ही यहाँ पर मार्कर्स के रूप में काम आते हैं और ट्रेस करते हैं मूवमेंट को और लाइनेज को, कोशिकाओं की मूवमेंट और उनकी लाइनेज को ट्रेस करते हैं और इनसे आगे फेट मैप का निर्माण किया जाता है। तीसरा मेथड एक और है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। ये एक बहुत ही रीसेंट मेथड है ब्लास्टोमियर को लेबल करने का और उनकी प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनी को पता लगाने का। इसमें ट्राइटिएटेड थाइमिडीन मार्कर को यूज़ किया जाता है फेट मैप बनाने के लिए और वहाँ पर इस तरह के ओवम्स में काम में लिया जाता है, ओवा में काम में लिया जाता है जहाँ पर कि योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, हैवी अमाउंट ऑफ योग होता है। जो स्टडी किए गए हैं उसमें फेट मैप्स ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो में हम बात करें तो पूरा सरफेस ब्लास्टुला का किसी भी एम्फीबियन एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में ब्लास्टुला स्टेज, इसको हम देखें जैसे फ्रॉग की बात करें एम्फीबिया में, तो उसका पूरा जो सरफेस है कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स और इन रीजन्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जिससे कि भविष्य में कुछ अंगों का निर्माण होगा। तो ये 3 रीजन्स हैं, एनिमल रीजन, इंटरमीडिएट या मार्जिनल जोन और वेजिटल रीजन। तो एनिमल रीजन जो है एक लार्ज डार्क ग्रे और ब्लैक पार्ट है ब्लास्टुला का, एनिमल पोल के अराउंड होता है और इसके भी 2 रीजन्स होते हैं, रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म और इससे आगे चल करके एपिडर्मिस बनती है स्किन की, एम्ब्रियो की। दूसरा है रीजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसमें जो है ब्रेन को बनाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को बनाने के लिए मटेरियल होता है। इसके अलावा जितने सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आईज, ईयर्स एंड नोज, इनको बनाने के लिए मटेरियल होता है। दूसरा जो मेन रीज़न है द इंटरमीडिएट और मार्जिनल जोन, ये ग्रे क्रीसेंट एरिया होता है और वो जो एम्ब्रियो का इक्वेटर है उसके चारों तरफ ऑल अराउंड ब्लास्टुला स्टेज में ये फैला होता है और इसके निम्न सब रीजन्स होते हैं। नोटोकॉर्डल रीजन, तो नोटोकॉर्डल रीजन नाम से मालूम पड़ रहा है प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड बनती है
डॉर्सल साइड पर होती है ब्लास्टुला के, ये ब्लास्टुला के डॉर्सल साइड पर ये रीजन होता है और इससे प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड बनती है। दूसरा है प्रीकॉर्डल प्लेट, ये जस्ट लाइज नेक्स्ट टू नोटोकॉर्डल रीजन, और लेकिन ये थोड़ा सा वेजिटल पोल की तरफ होता है और इससे आगे चल करके प्रीकॉर्डल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो बनता है। तीसरा रीजन है द एरिया फॉर द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which lies below the precaudal plate and give rise to the endodermal lining of the mouth, gill region and pharynx. चौथा है the region of segmental muscles that lies on both the sides of notochordal area and develops into trunk muscles or somites. पांचवा है ventrolateral mesodermal consists of the lateral and ventral parts of marginal zone and gives rise to the mesodermal lining of the body cavity. mesodermal lining के अलावा kidneys and reproductive organs. ventrolateral mesoderm से kidneys और reproductive organs. और तीसरा मुख्य जो क्षेत्र है जिनकी हम बात कर रहे थे कि एम्फीबियन का जो ब्लास्टुला है रफली उसके 3 रीजन्स होते हैं, एक तो एनिमल रीजन हो गया, दूसरा इंटरमीडिएट या मार्जिनल जोन हो गया, उसको हमने आगे 5 में सब डिवाइड कर लिया, और तीसरा जो जोन है या रीजन है वो है वेजिटल रीजन। ये वेजिटल हाफ होता है एम्ब्रियो का, वो है, और इसमें अनपिगमेंटेड बड़े बड़े मैक्रोमियर्स या ब्लास्टोमियर्स होते हैं, अनपिगमेंटेड लार्ज मैक्रोमियर्स, और इससे इस रीजन से आगे चल करके मिडगट और हिंडगट का डेवलपमेंट होता है, मध्यांत्र और हिंडगट का निर्माण इसमें इससे आगे चल करके होता है। फेट मैप्स की यूटिलिटी की हम बात करें, उनकी उपयोगिता क्या है, तो फेट मैप्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिलती है द मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन किस प्रकार से होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन चीज़ों को समझने के लिए फेट मैप्स काफ़ी यूज़फुल हैं, इनकी यूटिलिटी है। अब देखिए सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो हैं ब्लास्टुला में वो सारे के सारे सरफेस पर अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि सेंटर में तो ब्लास्टोसील होती है, तो नियरली सरफेस पर ही होते हैं, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये सारे कंपोनेंट्स या ये जो सेल्स हैं, ये जो एरियाज़ हैं, रीजन हैं, उनमें माइग्रेशन होता है और अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से अपने निर्धारित क्षेत्रों की ओर, प्रोस्पेक्टिव रीजन्स की तरफ, पोजीशंस की तरफ उनमें माइग्रेशन होता है, और फेट मैप्स के द्वारा ये माइग्रेशन को समझने में, उनके द्वारा कौन से संभावित अंग और टिश्यूज़ का निर्माण होगा इसको समझने में, तो कुल मिलाकर के पूरी जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंडिंग में ये फेट मैप्स काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी उपयोगी हैं। तो और इनके जो स्टडी करने का जो स्टेज है वो या तो अपन को ध्यान रखना, एक तो लेट ब्लास्टुला से लेकर के और अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में इनको मार्किंग की जाती है, और फिर फेट मैप्स के द्वारा गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में ब्लास्टोमियर्स और उनके द्वारा संभावित अंगों को, उनके क्षेत्र और उनके द्वारा बनने वाले अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये फेट मैप्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।